दोस्तों अगर आप लोग भी कर रहे हैं क्लैट की तैयारी मई 2021 अटेम्प्ट के लिए, तो दोस्तों अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर है एक स्पेशल बैच जो कि 28 दिसंबर से होने वाला है शुरू। दोस्तों ये बैच बेसिकली 6 महीने के लिए बनाया गया है कि इन 6 महीनों में आपकी इतनी बेस्ट प्रिपरेशन कराएं कि आप मई 2021 का जो अटेम्प्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर लो। तो देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया क्लैट की प्रिपरेशन, वो भी लेस देन 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने से भी कम के अंदर ही आपको प्रिपरेशन कराएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खास बात ये है कि 40 से भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा लिमिटेड टाइम के अंदर। और यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, और जो इनका फॉर्मेट होगा ना टेस्ट का, समझ जाओ वो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा। और देखिए यहाँ पर ये सारे वो टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों एक खास बात मैं बता देता हूँ पहले कि इनके जो भी कोर्सेज होंगे ना वो सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, कोई भी ओल्ड पैटर्न नहीं होगा, सारा का सारा लेटेस्ट होगा। और टॉप एडुकेटर्स जो खुद भी लॉ की फील्ड के महारत हासिल कर चुके वाले एडुकेटर्स हैं ये सारे के सारे। और ये आपको जब भी कोई भी डाउट होगा तो ये डेडिकेटली आप इनको बताओगे, ये आपके डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कर देंगे। और टाइम टू टाइम इनके टेस्ट सीरीज भी होते रहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा 4 साल लग जाती है आपकी स्टडी के अंदर। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर 2020 को। दोस्तों फर्दर डिटेल के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट जरूर करना। और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका इंटरफेस। आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइव क्लासेस के शेड्यूल दे रखे हैं, और ये आपके सारे के सारे जितने भी बैचेस हैं वो हैं। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। इसके अंदर जो आप सबसे पहला वाला बैच देख पा रहे हो, टारगेट 2021 क्रैश कोर्स फॉर क्लैट, आपको इस बैच के लिए तैयारी करनी है जो 6 महीने के अंदर आपको पूरा करवाएंगे। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नजर आएगा। और दोस्तों राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन नाम की चीज आ रही थी। दोस्तों उस गेट सब्सक्रिप्शन में आपको क्या होंगे, कई सारे प्लान्स दिए जाएंगे कि ये कोर्स इतने महीने का इतने रुपए का और इतने महीने का इतने रुपए का है। तो अगर आप उन सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको पूरा कोर्स की जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं 10% का स्पेशल फ्लैट डिस्काउंट, तो उसके लिए मैं आपको एक रेफरल कोड दे रहा हूं, और वो रेफरल कोड है शिवम स्टडी क्लैट। मैं रिपीट कर रहा हूं, शिवम स्टडी क्लैट को जैसे ही आप रेफरल कोड में डालेंगे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इनका सब्सक्रिप्शन लेना हो जाता है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों कोशिश करो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में और सभी ग्रुप में डाल दो, जिससे हो सकता है आपकी शेयरिंग से किसी को कोई फायदा मिल जाए, बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, डिटेल के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, और वो कौन सा आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो हो जाती है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपका छोटा सा एक बेस डेवलप करना चाहता हूँ, और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं वो पूरा का पूरा बेस डेवलप कर दूंगा। और एक बात बताऊँ आज की बात, अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गया तो विश्वास मानो चैप्टर खत्म है, चैप्टर ऑन द स्पॉट खत्म है। फिर तो हम जस्ट चैप्टर की खाना पूर्ति करने के लिए टॉपिक्स पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर वैसे ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो इसको एक एग्जांपल को दिमाग में सेट कर लो, जिससे चैप्टर आपके लिए हो जाएगा बहुत ही ईजी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि लेट सपोज कि आप सभी लोग एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपका होगा एक ऑपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है, ज्यादा दिल पे मत लेना, सिर्फ एग्जाम्पल। तो आप जब डॉक्टर के पास गए तो कोई मर्ज लेकर गए, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो भाई इस चीज को ठीक करने के लिए आपका होगा ऑपरेशन, वो है 10 दिन बाद। तो डॉक्टर ने बता दिया कि ये चीजें आप खाते रहना, ये दवाई लेते रहना, फिर 10वें दिन आना, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। एक बात सोचो, जो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बैठा है क्या वो सीधा साइंस साइड लेकर उसे डॉक्टर बना दिया गया? नहीं, उसने बाकायदा पहले पढ़ाई की होगी, एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी, फिर उसने कई सारी डिग्रियां ली होंगी, दिन रात एक करके मेहनत करके 5 10 साल लगा के उसने प्रैक्टिस की होगी, तब आज वो इस लायक बना कि वो एक ऑपरेशन खुद कर सकता है। बात समझ आई? तो उसने अपने दिमाग के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी एक्सपर्टाइज के ऊपर खर्च किया नहीं किया?
टाइम हो गया, पैसा हो गया, मनी हो गया, कोई भी चीज़ है वो सबका सब क्या किया उसने, इन्वेस्ट किया, तब जाके आज वो इस लायक बना कि वो एक ऑपरेशन कर सकता है। जब वो ऑपरेशन करेगा तो क्या वो बिना किसी इक्विपमेंट का ऑपरेशन कर सकता है? द आंसर इज नो। उसे ऑपरेशन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे उसके पास ऑपरेशन थिएटर चाहिए जिसमें बाकायदा बेड हो, फिर बेड के बाद प्रॉपर लाइटनिंग हो, लाइटनिंग के बाद उसके बाद सीजर या जितने एक्सेसरीज होती हैं वो सारी चीज़ें हो, उसके पास कंप्यूटर हो, वो भी साइंटिफिक कंप्यूटर, फिर उसका ईसीजी मशीन हो, उसके पास ब्लड रिपोर्ट करने के लिए सैंपल्स हो, मतलब कई सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, तब जाके एक ऑपरेशन को कर सकता है वो। बात मानते हो नहीं मानते हो? जी हाँ। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों के सामने वो सारे इक्विपमेंट रख दिए सारे के सारे और कहा जाए कि एक पेशेंट लेटा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना है, क्या कर दोगे? द आंसर इज नो। देखो इक्विपमेंट सारे हैं नो डाउट, बट आपको उसका यूज करना नहीं आता, बिकॉज आपके पास वो साइंटिफिक स्किल, वो एक्सपर्टाइज, वो नॉलेज, वो एबिलिटी, वो सब नहीं है, बट उस डॉक्टर के पास है। लेकिन एक बात सोचो, अब मैं इस एग्जांपल को ना थोड़ा तोड़ रहा हूं। दो चीजें, एक तो डॉक्टर अपने आप में खुद इस लायक है कि वो एक ऑपरेशन कर सकता है, और दूसरा उसको लायक बनाने वाले क्या है, इक्विपमेंट्स हैं। अगर इक्विपमेंट ना हो, क्या डॉक्टर की स्किल एबिलिटी काम कर सकती है? नहीं कर सकती। और खाली इक्विपमेंट हो, डॉक्टर ना हो तो काम हो सकता है? नहीं। दोनों चीजें जब साथ में होंगी तब जाके एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सकता है। बात समझ रहे हो? यानी कि जो इंसान अपने दिमाग में नॉलेज लेकर बैठा है, अपने दिमाग में स्किल लेकर बैठा है, एबिलिटी एक्सपर्टाइज लेकर बैठा है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ये उसकी क्या है, खुद की एक संपत्ति है जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं बोलो? ह्यूमन कैपिटल। यानी मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरे अंदर जो स्किल्स है, मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मेरे अंदर जो एक्सपर्टाइज है, ये सारी की सारी मेरी एक संपत्ति है, और इस संपत्ति को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। बट इस संपत्ति का कोई फायदा नहीं रह जाता अगर उसको यूज करना ना आता हो सही इक्विपमेंट्स के साथ। यानी इक्विपमेंट्स का होना भी जरूरी है, और उन सभी इक्विपमेंट्स को, जो कि मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग हो गया, बेड हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है? फिजिकल कैपिटल। क्या है? फिजिकल कैपिटल। ये ह्यूमन कैपिटल नहीं, फिजिकल कैपिटल है। अगर खाली ह्यूमन कैपिटल है तो काम नहीं होगा, खाली फिजिकल कैपिटल है काम नहीं होगा। जब दोनों आपस में मिलेंगी तब जाके काम होगा, और इस फॉर्मेशन को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि मैंने अभी आपको 3 टर्म्स सिखा दी जाने अनजाने में, आपको पता भी नहीं चला। पहली टर्म मैंने ये सिखा दी कि जो इंसान, जो डॉक्टर है, वो जो एक्सपर्टाइज लेकर बैठा है, अपनी नॉलेज लेकर बैठा है, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल, और वो जिन इक्विपमेंट्स का यूज कर रहा है दैट इज द फिजिकल कैपिटल। दोनों को मिला दिया तो बन गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, डॉक्टर के अंदर स्किल है? यस है। डॉक्टर के पास इक्विपमेंट है? यानी ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों है, मिलकर उसने ऑपरेशन किया, तो इकोनॉमी के अंदर उसने ग्रो अप किया नहीं किया? ये बताओ, इकोनॉमी को एक स्टेप आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड, बोलो बोलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक बार रीडिंग लगाते हैं। सबसे पहला फिजिकल कैपिटल क्या होती है? अब आपको पता है फिजिकल कैपिटल, वो इक्विपमेंट्स वगैरह। दोस्तों एक बात बोलूं, ये जब चीजें नोट करते हो ना, तो जो एग्जांपल मैं देता हूं हिंदी में बाकायदा क्लाउड्स बना के उसको लिख लिया करो। अभी आपको समझ आ गया, बट 1 महीना 2 महीने बाद जब आप अपनी कॉपियां उठाओगे तो वो चीजें याद नहीं करोगे, तो क्या मेरी वीडियो बार बार देखते रहोगे? नहीं। तो आप ऐसे एग्जांपल लिख लोगे जो मैंने दिया है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ शिवम सर ने ये वाला एग्जांपल इस जगह दिया था, इसका मतलब ये था। क्योंकि एग्जांपल से ना हमें कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं। ठीक है, आओ। फिजिकल कैपिटल, इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये वो सारे इनपुट्स होते हैं, बोले तो रॉ मटेरियल होता है, जो हम फर्दर रॉ मटेरियल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, फर्दर रॉ मटेरियल के लिए उनका यूज करते हैं। जैसे आपकी मशीनरी होगी, फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग होगी, या रॉ मटेरियल हो गया, ये सारे क्या हमारे फिजिकल कैपिटल। अच्छा, मैंने डॉक्टर का एग्जांपल लिया, मान लो एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेता हूं। फैक्ट्री में मशीन होती है, बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, और टूल्स होते हैं। इन सबकी हेल्प से वो क्या करता है, एक लेबर अपनी स्किल से एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका स्किल ह्यूमन कैपिटल है, और वो जो चीजें हैं वो क्या है, उसकी फिजिकल कैपिटल है, जो वो बार बार फर्दर प्रोडक्शन में यूज करता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल। देखो क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ स्किल, मतलब इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में वो स्टॉक होती है, स्किल होती है, एबिलिटी होती है, एक्सपर्टाइज होती है, एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है, इम्बॉडीज इन अ पीपल, एक बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। और अगर इन दोनों को जोड़कर एक अच्छी तरह से यूज करें तो वही प्रोसेस कहलाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पढ़ो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? इट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एक देश के लिए आप अपनी स्किल, आप अपनी एक्सपर्टाइज का इस तरीके से यूज करते हो ताकि कंट्री का विकास हो। दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, यहां पर मेरे अंदर स्किल्स हैं चीजों को पढ़ाने की, मेरे अंदर एक्सपर्टाइज है, मुझे नॉलेज भी है,
अब इन इक्विपमेंट्स का यूज करके, व्हाइट बोर्ड का यूज करके, ब्लैक मार्कर का यूज करके, लाइट्स का यूज करके, कैमरा का यूज करके, माइक का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करके आप तक डिलीवर कर रहे हैं। जब आपको डिलीवर करते हैं तो आप जैसे कई सारे लोगों की वो चीजें दिमाग में अच्छे सेट हो जाती है, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उनकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। इट मींस कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप लोग भी। तो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये मेरी अकेले से हो पाती? नहीं। क्या ये अकेले इक्विपमेंट से हो पाती? नहीं। सारी चीजें मिल पाई तब जाके सोसाइटी में हमने एक स्टेप आगे रखा अपने पास। दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर होगी बात? यस सर। HCF मतलब हाईली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके क्या रोल होता है? सबसे पहला, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। जब एक इंसान का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होता है, वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, वो सोसाइटी को ग्रो अप करने की बातें करता है। किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ बैठे हो तो वो हमेशा आपको क्या करेगा, इनकरेज करेगा काम को करने के लिए। और किसी फेलियर के साथ बैठे हुए वो क्या बोलेगा, यार ये चीज तो टफ है, तो हो ही नहीं सकती। आप बात समझ रहे हो? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो इंसान अच्छे से कर रहा है वो सोसाइटी में ग्रोथ के लिए काम करता है। नंबर 2, हेल्प प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब मान लो मेरे पास लाइट्स हैं, व्हाइट बोर्ड है, कैमरा है, माइक है, सब कुछ है, बट पढ़ाना नहीं आता, तो क्या इस फिजिकल कैपिटल का सही यूज कर पाया? द आंसर इज नो। एक डॉक्टर है झोला छाप, उसके सामने सारे इक्विपमेंट रख दिया ऑपरेशन के, बट वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहा बिकॉज उसके अंदर स्किल वगैरह नहीं है। यानी अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, तो आप फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो। अब मुझे पता है कि हाँ भाई आधे घंटे के अंदर मुझे कोई रिकॉर्ड करनी है, तो मैं कैसे करूं ताकि वो आधे घंटे मेरे प्रोडक्टिव जाए, मुझे आती है वो चीजें, तो मैंने अपने पास रखी हुई फिजिकल कैपिटल का ढंग से यूज किया। क्यों? बिकॉज मेरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है। नंबर 3, इनोवेटिव स्किल्स। हमेशा मन में आइडियाज जनरेट होते रहते हैं। जैसे देखो, मैं सिर्फ अपना एग्जांपल ले, डजंट मीन मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए लेता हूं इससे चीजें थोड़ी समझ में आ जाए। और मैं दुनियादारी को छोड़ो, अपने ऊपर पहले लेता हूं, वो बात अलग है। देखो, आपने हमारी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, आप हमारी सबसे पहली क्लास देखना जो 2016 में मैंने एक शूट किया था, उस क्लास में और आज की क्लास में कितना डिफरेंस आपको नजर आएगा? चाहे हर तरीके से आपको नजर आएगा वो डिफरेंस। क्यों आएगा? बिकॉज जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते हैं हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज आते हैं कि अगर ऐसा कर दे तो और अच्छा हो जाए। अभी आपने हमारी लास्ट क्लास में ही देखा होगा कि आजकल हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 वीडियो एक साथ मर्ज कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, जब मैंने आपको वो केस स्टडीज वगैरह कराई थी, मनरेगा प्रोग्राम वगैरह कराया था, तो साइड में स्लाइड्स वगैरह भी चल रही थी। वो सब क्या है? इनोवेटिव आइडियाज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ये करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, ये करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। इनोवेटिव आइडियाज डेवलप होते रहते हैं जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ओर बढ़ जाते हो। नंबर 4, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। आपका जो सोसाइटी में पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाता है और इकोनॉमी के अंदर अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम होता चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स आ चुके हैं। अब आप धीरे धीरे करके ग्रो अप होगे और उस बीच की कड़ी को दूर करोगे। सो गाइस, दिस इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसे ढंग से पढ़ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या क्या सोर्सेस होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे क्या क्या सोर्स हैं, मैं कैसे पढ़ा पा रहा हूं? तो मुझे क्या चाहिए होता है? व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए होता है, मुझे अपनी खुद की एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, मुझे मेरी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक प्रोडक्टिव क्लास शूट हो पाती है। आप बात समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ते हैं। देखो, इसको समझने पहले टॉपिक को समझो, आंसर पे मत जाओ, टॉपिक समझो कि टॉपिक बोल क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक क्या बोल रहा है समझ आ जाएगा तो कल को खुद भी बना सकते हो आंसर्स। ठीक है, टॉपिक ये बोल रहा है कि जब आप कोई काम करते हो सोसाइटी के लिए, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, तो वो कैसे कर पाते हो, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है तब आप वो काम कर पाते हो। दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, डॉक्टर वाला एग्जांपल याद कर लो। डॉक्टर एक अच्छे से ऑपरेशन कैसे कंडक्ट कर पाता है? जब वो पहले अपनी खुद की पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्ट करता है। पहले डॉक्टर खुद भी तो पढ़ेगा ना, तब जाके तो वो ऑपरेशन कर पाएगा। तो वो पहले अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च करता है, तब जाके वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन दे पाता है। तो वही पहला सोर्स है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन पे पैसा खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तभी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। नंबर 1, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज। अगर आप अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हो, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। नंबर 2, बेटर सोशल स्टैंडिंग प्राइड। सोसाइटी में आपको अलग चमकता हुआ नजर आता है। अभी देखो, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ढंग से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, तो आप अपने आप को कैसा फील करते हो जानते हो?
भरी भीड़ में अपने आप को चमकता हुआ सितारा सा समझते हो कि देखो मेरे अंदर ना एक अंदर से एनर्जी लेवल से आती है कि यस देखो मैं इस लायक हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाकियों से हटके हूँ। ठीक इसी तरह जब आप एडुकेटेड होते हो तो आपको ऐसा लगता है आप सोसाइटी से हटके और बहुत अपने आप में अच्छा फील करते हो, तो ये आपको प्लेज फील कराता है। आई बात समझे? ये हो गया। तो सबसे पहला सोर्स क्या है बताओ? कोई ऑपरेशन करेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसकी खुद के स्किल्स मतलब एजुकेशन कैसी है वो सबसे पहली चीज देखी जाएगी। नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे खर्चा करना। हेल्थ पे मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैंने खुद भी पढ़ा होगा ना 12th क्लास में, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एमकॉम किया, सीए सीएमए, ये सारे करने के बाद जब मेरे अंदर दिमाग आ गया तब जाके मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये क्या है? पहले मैंने खुद पे खर्चा किया। अब एक बात हो, सिर्फ एजुकेशन पे खर्चा करने से काम चल जाएगा? अभी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा हेल्थ क्या सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? हेल्थ होती है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप ढंग से कैसे खड़े हो पाओगे, कैसे पढ़ा पाओगे? द आंसर इज नो, कि नहीं पढ़ा सकते। तो हेल्थ पे खर्चा करना भी उतना जरूरी जितना आप एजुकेशन पे करते हो। ये बताओ आप जिस एज में हो, क्या उस एज में आज तक आपके कोई इंजेक्शन या कभी बीमारी नहीं हुई है? बिल्कुल, ये छोटी मोटी होती रहती है। तो क्या खर्चा नहीं करते हो आप अपने ऊपर? हाँ बिल्कुल करते हैं, तब आप आज इस लायक बन पाए हो कि आप पढ़ाई कर पा रहे हो। तो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे भी खर्चा करना उतना ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो वही है सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब क्या है? प्रोडक्टिव लेबर फोर्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब प्रोडक्टिव लेबर फोर्स तब मिलेगी जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी और इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव होगा। नंबर 3, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब एक बात हो, कभी भी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कड़ी में जा रहे हो तो आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस वगैरह की, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। उस दौरान आप बीमार भी पड़े होगे तो हेल्थ पे भी खर्चा किया, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। लेकिन जब आपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली तो क्या सीधा चीरफाड़ करने लगे, मतलब ऑपरेशन करने लगे? द आंसर इज नो। पहले आपने बकायदा ट्रेनिंग ली होगी, 4-4, 5-5 साल ट्रेनिंग लगाते हैं। जैसे मैं सीए की बात बता दूं, सी में 3 लेवल होते हैं, एक फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होता है। इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप कंप्लीट करने के बाद एक ट्रेनिंग होती है जो सीए के अंडर में 3 साल काम करना पड़ता है। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम्स के लिए अपीयर कर पाते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब बंदा वो 3 साल की ट्रेनिंग लेता है तो उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है कि रियलिटी में प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है, जो हम बुक में पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल में किया जाता है, क्या दोनों में डिफरेंस है और कैसे किया जाता है। फिर जब वो फाइनल ईयर की एग्जाम देता है, उसके बाद जब वो सीए बन जाता है, फिर उसे मार्केट में आसानी से जॉब मिल जाती है, बिकॉज हर बंदे को पता है इसने पहले ट्रेनिंग की होगी 3 साल की, उसके बाद ही इसने सीए फाइनल का एग्जाम दिया, तो उसे आसानी से जॉब मिल जाती है और वो खूब कमाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज में ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने ट्रेनिंग में जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा, उसकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा जो लोग सिटीज में रहते हैं, हमारे मैं दिल्ली में देखता हूँ मेट्रो में जो ड्राइवर्स होते हैं उनके बगल में एक बंदा खड़ा होता है, वो ट्रेनी होता है। वो ड्राइवर को ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे ट्रेन को रोकता है, कैसे ब्रेक लगाता है, तब वो ब्रेक आगे जाके रुकता है, कैसे वो स्पीड्स को बढ़ाता है, वो सारे के सारे पैनल देखता है। वहां पर वो 3-6 महीने तक वहां पर खड़ा होकर सिर्फ ऑब्जर्व करता है ड्राइवर कैसे चला रहा है। फिर बाद में उसे एक दिन वो गद्दी दी जाती है और बगल में एक बंदा उसको डील कर रहा होता है। ये क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऐसा करने से आपकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो वही लिखा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अगर उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनकी जो एफिशिएंसी है, जो स्किल्स है, वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और भी तरीके से कर पाएंगे। नंबर 4, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन में एक्सपेंडिचर कैसे करना? देखो आपको कोई भी चीज चाहिए होती है तो जरूरी है कि वो जहां आप रह रहे हो वहीं पर वो चीज अवेलेबल हो सकता है वो किसी दूसरी सिटी में अवेलेबल हो, तो आपको एक जैसे दूसरी जगह जाना पड़ता है ताकि उस चीज को आप ग्रैब कर पाओ। मेरी बात को समझना। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए करने के लिए अलग अलग शहरों से आते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों से दिल्ली में आते हैं क्योंकि दिल्ली में सीए के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लक्ष्मी नगर। समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने घर से उठकर यहाँ पर पीजी में रहते हैं, यहाँ पे आके रेंट पे रहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छा बनाने के लिए क्या किया? माइग्रेट किया। माइग्रेट मतलब पलायन किया, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करवाया। तो कभी कभी हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अच्छे से डील करने के लिए पलायन भी करना पड़ता है और उसमें क्या होता है? खर्चा। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन भी हमारा ह्यूमन कैपिटल का एक क्या है? सोर्स है। तो वही लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग इन माइग्रेटेड प्लेस। आपको कभी कभी अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए या अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जाना पड़ जाता है। ठीक है। फिर हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। क्या आपको पता है कि आज की में इंफॉर्मेशन कितना ज्यादा जरूरी है कि इंफॉर्मेशन पे खर्चा करने से ही आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ता है। ये बात सच है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको बढ़ाना है तो इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इंटरनेट पैक डलवाओगे, जिससे आप इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें क्या कर पाओगे?
इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। तो जो इंटरनेट पैक आप डलवा रहे हो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप यूट्यूब के थ्रू मिल रही है, गूगल के थ्रू मिल रही है, कोई भी वेबसाइट के थ्रू मिल रही हो, ये कब मिल पा रही है? जब आपने उस पर खर्चा किया, इंटरनेट पैक डलवाए। इट मीन्स कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, और इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इट हेल्प टू मेक डिसीजन इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो बोलो ये चीज समझ आई? तो अब ये बताओ हमारे पास कितने सोर्स हो गए? हमारे पास 5 सोर्स हो गए। सबसे पहला सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा सोर्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा सोर्स क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा सोर्स एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और पांचवा सोर्स एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। मेरे साथ साथ एक बार और करो, बताओ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितने सोर्स हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा, फिर हम अपनी हेल्थ केयर पे भी ध्यान देंगे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा, हम उस पे ट्रेनिंग करेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा कि हम माइग्रेशन पे पैसा खर्च करेंगे, और पांचवा इंफॉर्मेशन पे पैसा खर्च करेंगे। ये 5 चीजें कहलाती हैं सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बताओ ये समझ आया? तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने सबसे पहले ये पढ़ा फिजिकल कैपिटल क्या होती है, जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो हमारी फिजिकल कैपिटल होती है। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? जो आपके अंदर स्किल एबिलिटी वगैरह होती है, ये आपकी ह्यूमन कैपिटल होती है। जब दोनों को साथ जोड़ देते हैं तो एक फॉर्मेशन बनता है, उस फॉर्मेशन बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके क्या रूल होते हैं वो रूल हमने पढ़ लिए, और उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अभी मैं साइड हो रहा हूं, इसको नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रोसेस की ओर। ठीक है, ये लो नोट कर लो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। आखिर हमने इतना सब कुछ पढ़ा तो वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी तो होगी ना। तो चलिए वो पढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी, वो स्किल होगा, वो एक्सपर्टाइज होगा, तो कहीं ना कहीं उससे जो फिजिकल कैपिटल है उनका अच्छे से यूज करना आपको आएगा, और जब आप अच्छे से यूज करोगे तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओगे, और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम से कम होगा। एक बात तो एक डॉक्टर को अपने इक्विपमेंट्स यूज करने आते हैं तो वो अच्छे से ऑपरेशन डील कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर वो एबिलिटी है। तो जब आपके पास ह्यूमन कैपिटल होगा तो अल्टीमेटली फिजिकल कैपिटल यूज करना आपको अच्छे से आता होगा। नंबर 2, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जब आपको उसको अच्छे से यूज करना आता है तो कहीं ना कहीं उससे जो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल है, जो प्रोडक्शन लेवल है, वो पहले से भी ज्यादा इंप्रूव होगा। नंबर 3, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में एक मॉडर्नाइजेशन बिहेवियर आएगा कि आप नई नई चीजों को एक्सेप्ट करोगे, नई नई चीजों को अडॉप्ट करोगे, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने का आपका खुद का भी मन करेगा। नंबर 4, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या मतलब है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब तो होता है कि जो आपके जीने की जो एज है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों बिल्कुल इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? जब एक इंसान पढ़ा लिखा होता है तो वो अपनी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब पर पूरा खर्चा करता है। जब प्रॉपर खर्चा होगा तो अल्टीमेटली जो उसके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ेगी। नंबर 5, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा आप जानते हो कि जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती वो पॉपुलेशन ग्रो अप करते जाते हैं, बट जो एजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें पता है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको हम कुछ लोगों में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। मतलब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मेरे घर में 2 मेंबर्स हैं, तो 50-50 हज़ार रुपये खर्च होंगे। बट वही 3 मेंबर होते तो मुझे वही 33-33 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। यानी उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाएगी अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ जाएगा। तो कोशिश करो कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल करो, जिससे हर इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम ना हो बल्कि बढ़े। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थी, तो वही बात है। फिर क्रिएटिव इनोवेटिव नेचर। हाँ, ये आपको क्रिएट कर देता है इनोवेटिव नेचर की ओर, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होते हो तो आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आते हैं, बड़ी बड़ी इनोवेशंस आप करने बैठ जाते हो। फिर एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अभी हमने पढ़ाई था ऊपर। ठीक है, तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंस थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, कुछ मैंने अभी आपको पता ही है आपके एग्जाम्स के अंदर कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके डे टू डे करंट अफेयर्स पे रिलेटेड होंगे। तो मैं करंट अफेयर्स न्यूज़ चैनल से निकाल के वो चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हैं, ध्यान से पढ़ना क्या है वो। इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग एगो। अकॉर्डिंग टू 7th 5-year प्लान, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मस्ट असाइन एज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज। क्या लिखा हुआ है? काफ़ी लंबे समय से इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इग्नोर मारा, उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। उसने इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ये ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर हम अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर फोकस करें तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट रेट है वो पहले से भी ज़्यादा इंप्रूव होगा। और इसी को देखते हुए 7th 5-year प्लान में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7th 5-year प्लान में उन्होंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर मेजर फोकस किया। यानी 7th 5-year प्लान के अंदर फोकस किस पे था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंप्रूव करना। आप लोग कमेंट करके
करके बताओगे 7 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ और कब खत्म हो, देखते हैं कौन सा ही उसका आंसर देगा। ठीक है, ये था। अब क्या होता है, एक चेन होती है, अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी है ना तो एक चेन बनती है। वो चेन ध्यान से सुनो क्या है। जैसे अगर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है तो आप बेटर यूटिलाइज कर पाओगे फिजिकल कैपिटल का, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं, जब आप उनको अच्छे से यूज कर पाओगे तो इससे आपकी इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी, आप काम को कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। इससे आपकी जीडीपी ग्रो अप होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन का लेवल है वो आपका ग्रो अप करेगा। प्रोडक्शन लेवल ग्रो अप करेगा तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायर किए जाएंगे, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूरत होगी, लेबरों की। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी हमारा बढ़ेगा। हाई लेवल ऑफ इनकम, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, उनकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी। लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, किस पर, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। जब वो इस पर खर्चा करेंगे तो इससे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो पहले से भी ज़्यादा और तेज़ी से मूव ऑन करेगा। जब मूव ऑन करेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। नेशनल इनकम मैंने शॉर्ट में एनएनपीएफसी लिखा है, आप लोग जानते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। ये पूरी एक चेन है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को सुधार दोगे तो इकोनॉमी किस तरीके से क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। इस चेन को याद रखना, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो ये चीज़। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चट और पट, हेड और टेल। तो ठीक उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस थी इंडिया के लिए कि वो पूरी तरीके से क्यों नहीं अच्छे से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाए। तो चलो उन चैलेंजेस को हम पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। नंबर 1, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। ये कहना बहुत ही आसान होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब हम करने जाते तो पता चलता है उस लाइक हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। हमने कहा कि हम हेल्थ पे खर्चा करेंगे, हमने कहा हम एजुकेशन पे खर्चा करें, पता चलता है हमारे इंडिया का एजुकेशन सेक्टर ही अच्छा नहीं है। पता चलता है हेल्थ केयर फैसिलिटी में आज भी हमें इतने पीछे, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा, हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी नहीं कि घर में क्वारंटाइन करना पड़ गया। इतना सब कुछ हमने देखा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मॉडल अच्छा नहीं है। आप देखो कोई भी बंदा ग्रेजुएट 2 दिन पहले 10 ईयर उठाता है, पढ़ता है और एग्जाम में पास भी हो जाता है। ये हमारा एजुकेशन लेवल है। तो कहने का मतलब है कि कई सारी खामियां थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंप्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज इनसफिशिएंट है, उतने पर्याप्त नहीं जितने होने चाहिए 138 करोड़ की आबादी को सेटिस्फाई कराने के लिए। नंबर 2, ब्रेन ड्रेन, दिमाग का ब्रेन ड्रेन कर देते हैं। जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो इंडिया छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। जैसे आप जानते हो पंजाब के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ भाग गए, कनाडा भाग गए। कनाडा में जाके अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। भाई वही जॉब वही स्किल अगर आप इंडिया के लिए करते तो इंडिया कहां से कहां पहुंच जाता। सुंदर पिचोली गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा में रहता था, हरियाणा से उसकी स्कूलिंग है, लेकिन जब जॉब की बात आई तो उसे अच्छा पैकेज अमेरिका वालों ने दे दिया, उसे वहां लेकर चले गए। सोचो वही वो काम अगर वो इंडिया के लिए करता तो कितना ज्यादा अच्छा रहता। सोचो ना, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं। कोको कोला की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आयरन लेडी बोलते हैं उसे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो वहां जाके कोको कोला कंपनी की ब्रांड को बढ़ावा दे रही है। सोचो अगर कोई इंडियन ब्रांड को बढ़ावा देती है तो हमारे इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना ज्यादा इंप्रूव हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब है कई लोगों का ब्रेन ड्रेन हो जाता है, उन्हें अच्छा पैकेज नहीं मिलता, उनके दिमाग में सेट हो गई कि इंडिया में कुछ नहीं रखा, इंडिया के बाहर ही रखा हुआ है। तो इससे भी जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वही चीज अगर वो इंडिया के लिए करें तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्रूव हो सकता है, बट नहीं हो पाता। नंबर 3, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। हमारे यहाँ पे प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी काम करने से पहले अगर आप प्लान करोगे तो कहीं ना कहीं उस काम को करते टाइम आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी और ज़्यादा सोचना नहीं कि बस काम पे फोकस करना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ क्या है कि पहले बोल देते हैं हम ये करेंगे और फिर बाद में सोचते हैं कैसे करेंगे। भाई पहले आप सोचो कैसे करेंगे, फिर बताओ लोगों को कि ये काम करना है। बट हमारे यहाँ क्या है, पहले बता दिया था ये काम करना है, अब कैसे करेंगे कुछ पता ही नहीं है। अभी जैसे कोरोना वायरस से पहले आपको पता होगा कि CAB, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। उस बिल के तहत हर लोगों को अपनी सिटीजनशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हम यहाँ के सिटीजन है तो अपने पेपर्स दिखाओ। तो आपने देखा होगा ना वो नारे वारे चलते थे बहुत सारे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था ये केस। तो अब क्या था, इस एक्ट के थ्रू हर सिटीजन को अपने बिल दिखाने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम इंडिया में पैदा हो और इंडिया के ही सिटीजन, मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा इस बिल के तहत। सोचो ये बिल हमारे इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। ये पता नहीं क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। बट कोरोना के चलते अभी फिलहाल शांत है, जैसे कोरोना खत्म होगा ये तुरंत फिर से दोबारा ग्रो अप हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग है। गवर्नमेंट ने CAB का बिल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक वो ऑफिस नहीं बनाए जिनमें हमें डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इन्होंने काम तो कर दिया बट कैसे करेंगे ये इनको भी नहीं पता अभी। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
हमारे यहाँ हम रिसोर्सेज तो बढ़ा रहे हैं, बट रिसोर्सेज इतने बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है। अब बताओ इतने रिसोर्सेज से इतनी पॉपुलेशन को कैसे सेटिस्फाई करवा पाए, बात समझ लो। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी वैसे बहुत अच्छी, नो डाउट, बुराई नहीं कर रहा, बट बाकी देशों के कंपैरिजन हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड आज भी है। फिर हमारा सीरियस इनसफिशिएंसीज, पर्याप्त मात्रा में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। सेवरल इम्बैलेंसेस रहते हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फ्रिक्शंस बनी रहती हैं, जिनके चलते कोई काम नहीं हो पाता, डिले होता चला जाता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड इतना लो है कि हमारे ग्रेजुएशन पास करने के बाद कितनी जॉब मिलती है, 15-20 हज़ार की जॉब मिलती है, बट फॉरेन में वही चीज़ अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 60-70-90 हज़ार की जॉब मिलती है। रीज़न कि वहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं, वहाँ पे ग्रेजुएशन एक कोर्स की तरह होता है, जैसे सीए का कोर्स हो गया या एमबीबीएस होगा, उस तरीके की लेवल की पढ़ाई वहाँ कराई जाती है। बट हमारे इंडिया में लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता बुक के नाम क्या है या बुक के अंदर के कंटेंट क्या है। वो 10 ईयर में पढ़ते हैं, वही चीज़ लिखाते हैं, बस उन्हें नंबर मिल जाता है और पास हो जाते हैं, बट उनके दिमाग का लेवल, समझ गए। इस वजह से हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये वो रीजंस थे जो हम प्रॉब्लम आज भी फेस करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मेरा मानना तो ये है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, सब कुछ। एजुकेशन सेक्टर पे इंडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस दिन उस पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये चोरी चपाटी डकैती है, जितना भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, रीज़न क्या है, लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर आप कड़ी को देखो ना भाई, कोई मर्डर कर रहा है, कोई किडनैपिंग कर रहा है, कोई चैन स्नैचिंग कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बाइक उठा रहा है, गाड़ी उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, रीज़न उस जड़ पे जाओ ना एक बार। क्या वो पैदा होते ही इसके लिए बना था? नहीं, उसे बनाया गया, हालातों ने उसे बनाया। एक बार चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो चीज़ों को, हालातों ने उसे बनाया। क्यों? क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल पा रही जिस जॉब को वो करना चाहता है। क्यों नहीं मिल पा रही? बिकॉज वो उतना एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड क्यों नहीं? क्योंकि उसे स्टार्टिंग से वो चीज़ें बताई नहीं है, उसकी फैमिली पुअर थी, जिसकी वजह से वो भी आगे जाके उसी ट्रैप में बनता चला गया। क्या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ढंग से एजुकेशन सिस्टम चलाया जाए और हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचाया जाए? अगर हर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो हमारे यहाँ पर वही विकास होगा जो हम दूसरे देश में होता हुआ देख पा रहे हैं। हर चीज़ की जड़ एजुकेशन है। कोई भी चीज़ उठा लो, चाहे करप्शन हो रहा है, हर चीज़ का करप्शन कोई क्यों करता है? जब उसकी सैलरी कम होती है। उसकी सैलरी इतनी कर दो कि करप्शन लेते टाइम वो सोचे यार मैं क्यों भीख ऐसी ले रहा हूँ, छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे, मेरी सैलरी अपने आप में काफ़ी है क्योंकि मैं इस लायक हूँ। अल्टीमेटली एजुकेशन सेक्टर का इंप्रूव होना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चोरी डकैती सब रोकनी है ना, क्राइम 90% कम हो जाएंगे जिस दिन एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव कर दिया गया। ऐसा मेरा ओपिनियन है, बाकी देखते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल एक इंसान अपने बारे में सोचता है और ह्यूमन डेवलपमेंट जब वो काम करता है तो उससे सोसाइटी को क्या फायदा पहुंचा है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन कैपिटल इट कंसीडर्ड एजुकेशन हेल्थ एज अ मीन्स ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्ट। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, एक इंसान सिर्फ अपनी हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्किल पर पैसा खर्च करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जब इंसान एजुकेशन हेल्थ इंटीग्रेशन टू ह्यूमन वेलबींग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट दे विल एबल टू मेक अदर चॉइस विद दे वैल्यू। पूरी लाइन का एक सिंपल सा मतलब यह है कि जब एक इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने ऊपर जब खर्च करता है, फिर उससे जब वो सोसाइटी को कुछ फायदा पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट छोटा सा टॉपिक है, करना चाहो कर लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अभी हमने इतना कर लिया, अभी एक टॉपिक और बचा, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। आप इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारना है तो हमें अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर हम अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दें तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया का जो लेवल है आज और जो आगे होगा उसमें एक मेजर और ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। तो इस लिए गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हाँ भाई, एजुकेशन सेक्टर पे भी हमें फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है जितना हम बाकी सेक्टर्स पे करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस करने शुरू किए जिससे कि एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो सारी यही बातें पढ़ेंगे कि इंडिया में किन किन तरीक़ों से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं और क्या चल सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सच है बिल्कुल कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। तो क्या होता है एजुकेशन का मतलब, वो देखते हैं। एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इट इंप्रूव नॉलेज एंड स्किल।
जो एजुकेशन है वो क्या हो, एजुकेशन से हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम उनसे किसी को सिखा भी सकते हैं, उनसे हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारी एबिलिटी सब कुछ इंप्रूव होती है। उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। बात ये होती है एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं इस स्लाइड के अंदर। तो आपकी जो स्लाइड है वो ये रही। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आखिर एजुकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है एजुकेशन प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जब एक इंसान एजुकेटेड होता है तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सोसाइटी को भी वो सारी चीज़ें दें जो वो खुद एक्सपेक्ट करता था अपने टाइम पीरियड पे। नंबर 2, इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से होने पर आपके यहाँ पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो विकसित होना शुरू हो जाती है, नई नई इनोवेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 3, इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। जब एक पर्सन एजुकेटेड होगा तो वो सोसाइटी के अंदर क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करेगा और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा कि ओवरऑल इकोनॉमी क्या हो जाए, ग्रो अप हो जाए। नंबर 4, इट एक्सपेंड मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल। ये लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, इट हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे लोगों का मानव विकास होता है और जब उनका खुद का विकास होता है वो सोसाइटी में भी विकास करने के लिए कोशिश करते हैं। नंबर 6, इट प्रमोट कल्चर स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा अपने कल्चर को बढ़ाने की कोशिश करेगा बजाय कि गिराने के। लास्ट है इट डेवलप्ड ह्यूमन पर्सनालिटी। ये एक ह्यूमन की पर्सनालिटी को क्या करता है, डेवलप करता है। एजुकेटेड लोग क्या होते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को बार बार इन्हांस करते हैं और अपने आसपास के लोगों की भी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। आ जाओ इधर। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आखिर उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें की गई हैं, वो सारी चीज़ें, और यही पॉइंट हमारे लिए बन जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़ना। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। आखिर एजुकेशन सेक्टर में इंडिया ने कितना ग्रो अप किया और किस किस सेक्टर में कैसे कैसे किया, मतलब एजुकेशन के ही सब सेक्टर्स होते हैं। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। देखो जनरल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट बच्चा स्कूल में तो एंट्री मारे, दैट इज कॉल्ड जनरल एजुकेशन, कि पढ़ना लिखना बोलना वर्ड्स को सीखना ये सब जाने, इस पर हाईलाइट किया गया। आप डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, सन 1951 में सिर्फ 18.33% ऑफ पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी थी। मतलब जो अपना नाम पढ़ना या किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना और बोलना जानते हो उनको बोलते हैं लिटरेट, मतलब पढ़े लिखे लोग। एटलीस्ट वो पढ़े लिखे का, लिटरेट का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास डिग्रियां हैं, नहीं, वो प्रोफेशनल्स होता है। लिटरेट का मतलब होता है एटलीस्ट उन्हें एक लैंग्वेज बोलना पढ़ना समझना सीखना सब कुछ आता हो। वो 1951 में मतलब देश की आज़ादी के 4 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 100 में से 18 लोग ही पढ़े लिखे होते थे जो अपना नाम एटलीस्ट पढ़ लिख सकते थे, सिग्नेचर कर सकते थे। लेकिन अब यानी 2011 में, मतलब 2011 में डेटा लिया था, द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इंक्रीज टू 74.4, यानी 100 में से 75% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। सिर्फ 25% अभी भी हैं जो नहीं पढ़े लिखे हुए, वो भी पुराने ज़माने वाले सोच के होंगे, आज के नए हालात वाले एक भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक मैसिव चेंज आपने देखा कि जहाँ पहले 100 में से 18 लोग पढ़े लिखे होते थे, अब वो 75 हो गए। बहुत बढ़िया। नंबर 2, एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों मैं बता दूं, एलिमेंट्री एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक दी जाती है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री। फिर होती है सेकेंडरी एजुकेशन जो क्लास 9 से क्लास 10 तक दी जाती है। फिर होती है हायर एजुकेशन जो क्लास 11 और क्लास 12 को दी जाती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से याद रखना। तो देखो एलिमेंट्री एजुकेशन कवर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 8, जिसमें प्राइमरी और मिडिल क्लास आती है इन द एज ऑफ 6 to 14। जनरली 6 से 14 साल की एज में ये जो क्लासेस होती है वो अटेंड की जाती है। डेटा पर फोकस करना, जितना मैं डेटा लिख रहा हूँ आपको ये याद करना है, ठीक है? वैसे भी मैं डेटा बहुत कम लिखवाता हूँ, जो लिखवाता हूँ वो टू द रिलेवेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ये वाले डेटा आपको याद करने हैं। सन 1950 से 51 में 2.23 लाख बच्चे इनरोल्ड हुए थे, किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन यही डेटा 2015-16 में देखा गया 12.70 लाख, यानी 12,70,000 बच्चे एनरोल हुए। तो बताओ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ी। पहले हमारे यहाँ पर 2.23 लाख थी, अब ये बढ़कर 12.70 लाख हो गई। बहुत बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं हमने इंप्रूवमेंट तो किया पढ़ाई लिखाई में, ठीक है? नंबर 3, सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन। सेकेंडरी मतलब क्लास 9-10 और सीनियर मतलब क्लास 11-12। तो क्या कहा गया कि सन 1950 से 51 में 7.4 जो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे वो थे, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7.4, मतलब
7,400 स्कूल्स थे उन दिनों पर, जिसमें 15 लाख स्टूडेंट पढ़ते थे। कितने? 15 लाख। लेकिन 2015-16 में जब हमने डेटा निकलवाया तो पाया कि अब हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स हो गए 2,52,000, जिसमें 3.2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 3.2 करोड़। बताओ ये अच्छा है खराब है? ये बहुत अच्छा है। पहले के कंपैरिजन इस बार हमारे यहाँ पर जो एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ी है, साथ में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रेशियो भी बढ़ा है और स्कूल्स के नंबर ऑफ स्कूल्स भी बढ़े हैं। आपके सामने डेटा है, क्लियर है? ये था। इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 से पहले ये कुछ डेटा दे रखा है जो जनरल अवेयरनेस, यानी जैसे आप देख रहे हो ना आजकल एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई के, कि जो करंट अफेयर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देना। सन 1987 से 88, मतलब 1987 से 88 में नवोदय विद्यालय का गठन किया गया। नवोदय विद्यालय आप में से कई स्टूडेंट तो पढ़ते भी होंगे। तो नवोदय विद्यालय वर एस्टैब्लिश टू इम्पार्ट मॉडर्न एजुकेशन ऑफ गुड स्टैंडर्ड टू टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ रूरल एरियाज, प्रेजेंटली 565। सुनो, नवोदय विद्यालय स्कूल खोलने के पीछे रीज़न क्या था कि जो गांव में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके पास वाकई में टैलेंट है पढ़ने का, उनके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स है जिसको अगर हम और फोकस करें तो उनकी स्किल्स और भी बढ़ सकती है, तो उन पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में खोले गए कुछ स्कूल्स जिनको बोला गया नवोदय स्कूल्स। नवोदय स्कूल में एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो उस स्कूल के लिए बाकायदा एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी होते हैं, तो उनमें एनरोलमेंट करके हम रूरल एरियाज के उन बच्चों को प्रमोट करते थे जिनके अंदर स्पेशल क्या हो, टैलेंट हो। और आप देख सकते हैं प्रेजेंटली इस टाइम पर 565 नवोदय स्कूल्स रियलिटी के अंदर फंक्शनिंग में है अभी भी। ये जो FN करके लिखा है इसका मतलब होता है फंक्शनिंग, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने पास से स्कूल्स खोले जिनका नाम था केंद्रीय विद्यालय। आप में से कई स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते भी होंगे। केंद्रीय विद्यालय हर स्टेट में खोले गए। रीज़न था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनको अपने घर छोड़कर दूसरे सिटी में घर शिफ्ट करना पड़ता था, तो ऐसे में उनकी स्कूलिंग भी शिफ्ट की जाती थी। तो एक केंद्रीय विद्यालय से निकाल के दूसरे केंद्रीय विद्यालय में, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है बेसिकली उनके स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया, उनकी एजुकेशन अच्छी बनी रहे। तो वही लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड केंद्रीय विद्यालय फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय। जिन एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफर बार बार होता रहता है उनके लिए बेसिकली स्कूल्स खोले गए थे, जिसमें एडमिशन लेना थोड़ा आसान, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आसान होता है, फिर एडमिशन ट्रांसफर करना भी आसान प्रोसेस होता है। बेसिकली उन्हीं के लिए खोले गए थे। तो कहीं ना कहीं हमने स्कूल्स को या एजुकेशन को क्या दिया, धक्का दिया, पुशअप दिया। इस तरीके से दो स्कूल्स याद कर लो, नवोदय विद्यालय और हमारा केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ओपन किया, ऐसे याद कर लेना। बात करते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या होता है? आफ्टर 12th क्लास जो आपकी एजुकेशन होती है, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, डिप्लोमा करते हो, ये सब आपकी हायर एजुकेशन के अंदर आती है। लिखा हुआ है 799 यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है हायर एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर। कितनी? 799, मतलब लगभग 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। जिसमें से टोटल कॉलेज, अच्छा एक यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज थोड़ी होते हैं। अब DU एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या उसका एक कॉलेज है? नहीं, उसके तो मल्टीपल कॉलेज हैं, 50-60 कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसी तरह MIT यूनिवर्सिटी है, वो अपने उसके कई सारे कॉलेजेस हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास लगभग 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके 39,072 कॉलेजेस हैं। कितने? 39,072 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 346 लाख स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। और ये जो 346 लाख का डेटा है ये सन 2015-16 का डेटा है, अभी का नहीं है, ठीक है। पुराना डेटा है, ये बार बार चेंज होते रहते हैं। जब गवर्नमेंट नया डेटा लेकर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से हमने अपनी हायर एजुकेशन पर भी फोकस किया। अब आपको एक बात बताओ, हायर एजुकेशन पे फोकस करने के लिए हमारे पास जैसे NCERT हो गया, SCERT भी हो गया, और सबसे बड़ी जो कमेटी है वो है UGC। याद कर लो, UGC सबसे बड़ा एजुकेशन, मतलब कहते हैं ना एजुकेशन मिनिस्टर अगर कोई भी चेंजेस लेकर आते हैं तो वो कौन से बिल के थ्रू आता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन सी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। कोई भी चाहे 10th क्लास का सिलेबस को रिड्यूस करना हो, 12th क्लास का सिलेबस बढ़ाना हो, कम करना हो, बोर्ड एग्जाम कब होगा, कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो UGC करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इवन ये नेट JEE मेंस के भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इवन ये
नेट JRF के भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, ये सब एग्जाम UGC ही कंडक्ट कराती है। मतलब हमारे इंडिया में जो एजुकेशन का बागडोर है वो किसको दे रखा है? UGC को। हो सकता है MCQ में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ लो। क्या? UGC। लिख लो अपनी कॉपी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नोट कर लो, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं वोकेशनल और सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा क्या होता था, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो फेल हो जाते थे, तो उन्हें वोकेशनल एजुकेशन चाहिए होती थी कि वो अपना कोई काम भी करते रहे, साथ में पढ़ाई भी होती रही। जैसे ओपन के कॉलेजेस होते हैं वैसे ओपन स्कूल्स भी होते हैं, जिसे बोला जाता है वोकेशनल स्कूल्स या कॉलेजेस। वो भी हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो वह लिखा हुआ इन February 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च अ प्लान ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ईयर याद कर लो, February 1988 में। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ यही होगी, मतलब ईयर यही होगी, तो ऐसे याद कर लेना। February 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अंडर प्लान ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट इज गिवन टू दोज स्टूडेंट हु स्टार्ट वोकेशनल कोर्सेज एट हायर लेवल। वो स्टूडेंट्स जो किसी रीजन से स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते, उनको फाइनेंशियली हेल्प करके आगे प्रमोट करने के लिए ये स्कूल्स खोले गए थे। सन 2012-13 परमिशन वॉज ग्रांटेड टू नियरली 11,000 स्कूल, बट ये स्कूल्स हर बंदा नहीं खोल सकता। सिर्फ 11,000 स्कूल्स को ही ये परमिशन मिली कि वो अपने यहाँ पर वोकेशनल क्लासेस चला सकते हैं। इन द कंट्री टू स्टार्ट वोकेशनल कोर्सेज अबाउट 10 लाख स्टूडेंट आर एनरोल्ड हियर, और लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोलमेंट करके अपनी पढ़ाई को आगे कर रहे हैं, ठीक है। अभी साइड हो रहा हूँ, इसको नोट करो, फिर आगे के और भी पॉइंट्स हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा पॉइंट और है, पूरा डिटेल डिस्कशन कराएंगे हम लोग, ठीक है। साइड हो रहा हूँ, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये लो, तो चलिए वो 5 चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं अपने 6 पॉइंट की। दोस्तों 6 पॉइंट हमारा टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। देखो हम एजुकेशन सेक्टर में हर जगह, हर फील्ड के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि मल्टीपल जगहों पर हम अपनी क्या कर सके, एक्सपर्टाइज को इंप्रूव कर सकें, जिसके लिए एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे टेक्निकली बात करते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने लिफ्ट का। जो लिफ्ट होती है, मान के चलो भगवान अगर ऐसा हो कि आप लिफ्ट में घुसे और वो लिफ्ट बीच फ्लोर में बंद हो जाए, क्या करोगे आप लोग? क्या उस तरह वो औजार लेकर जाओगे? क्या खोलने लग जाओगे? सही करोगे? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए होता? टेक्निकल बंदा चाहिए होता जो उस काम को करे। बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, प्रोपेलर्स होते हैं, उनको चलाने के लिए बंदे चाहिए होते हैं जो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं। इसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए। क्या ये टेक्निकल स्किल 11-12 में सिखाई जाती है? क्या ये बीकॉम ग्रेजुएशन में सिखाई जाती है? क्या ये सी में सिखाई जाएगी? नहीं। उसके लिए एक अलग रिसर्च टीम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं टेक्निकल टीम। जैसे आपने पॉलिटेक्निक का नाम सुना है, सुना होगा ना। तो पॉलिटेक्निक में टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिक से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, या फिर आप मतलब कई सारी फील्ड्स होती है, मैं क्या बताऊं आपको, इतने सारे नाम है उसमें। तो वो जो चीजें है ना, वो क्या करते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, टेक्निकल कामों में तेज है, तो उसके लिए वो क्लासेस है, वो इंस्टीट्यूट है। समझ रहे हो? मेडिकल दोस्तों, कई लोग होते हैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च चल रही है, उसकी वैक्सीन पे चल रही है, वैसे आ चुकी है, बट स्टिल हम चाहते हैं उससे भी बेहतर वैक्सीन आए, तो उस पर रिसर्च चलती रहती है। तो वो है मेडिकल टीम डिपार्टमेंट, जिसके लिए कई सारे रिसर्च एजेंसीज बनाई गई है। आपको मैं एक बात बताऊँ, एम्स आपने सुना है, जो हमारे दिल्ली में है एम्स। तो वो एम्स हॉस्पिटल जो है ना, वो लोगों के लिए हॉस्पिटल है, बट रियलिटी में वो एक रिसर्च सेंटर है। आपने सुना होगा ट्रामा सेंटर, एम्स में कई सारे सेंटर्स हैं, आंखों के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है। वो सारे सेंटर रिसर्च सेंटर है, वहां बाकायदा टीचर और स्टूडेंट की क्लासेस होती हैं। सर नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एम्स में, मतलब मेरे फादर का अपना एक ऑपरेशन हुआ था, तो जब मैं वहां पर गया, वैसे मुझे पता था, बट मैं आपके सामने रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने क्या देखा। तो मैंने देखा कि उनके जब पैरों का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस ऑपरेशन के अंदर एक डॉक्टर जो है, सिर्फ एक डॉक्टर था, बाकी जो पूरी टीम थी वो उनके स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो वो डॉक्टर उन्हें बताते थे बकायदा, जैसे उन्होंने मान लो बोन पे हथौड़ा चलाया, 2 बोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। हथौड़ा जब चलाया तो एकदम से स्टूडेंट्स ने बोला, सर ये क्यों कर रहे हो, और इसमें कैसे इसको जोड़ेंगे, बकायदा नट बोल्ट कैसे लगाएंगे, उन चीज, मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी है ये। सारे स्टूडेंट बैठ के वो चीजें देख रहे थे। फिर एक स्टूडेंट को बोला, चलो तुम हथौड़ा चला के हड्डी को सेट करो, फिर इनको ज्वाइंट मारो, फिर इसमें सिलो दोनों खालों को, मतलब स्किन को। तो ये सारी चीजें एक डॉक्टरों ने सिखाता है। कहाँ पे? एम्स हॉस्पिटल में। एम्स भी एक रिसर्च सेंटर है, जहां पर आप रिसर्च करते हो, बकायदा
आपकी क्लासेस चलती हैं वो उनके वही प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। उन्होंने बुकिश ज्ञान ले लिया है, अब उनको डॉक्टर के पास रख के वो सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो ये सब क्या है, ये मेडिकल टीम से है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन। एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में जरूरत है, अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेंटर्स हैं जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ये कहाँ खोले जाते हैं, रूरल एरियाज में खोले जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें हुई एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। मैनी रिसर्च सेंटर हैज बीन सेट अप इन द कंट्री। हमारी कंट्री में कई सारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो ओपन किए गए। जैसे एग्जांपल आईआईटी, आप जानते हो इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे रिसर्च एकेडमिक्स हैं जहां पर हम अपनी पढ़ाई को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। ये सारे वो इंस्टीट्यूट्स के नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं टेक्निकल की बात, तो हमारे अभी ओवरऑल इंडिया में एट प्रेजेंट दोस्तों जितनी फिगर्स मैं लिखवा रहा हूं ना, चाहे वो परसेंटेज की हो चाहे वो इस तरीके, वो फिगर्स आपको सारी याद करनी है। सर कैसे याद करें दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर याद कर लेते हो 10 डिजिट के, आप अपने घर वालों के 6-7 नंबर याद कर लेते हो, यानी 70 डिजिट आप याद कर सकते हो। ये 3 डिजिट आपसे याद नहीं होंगे क्या? इतनी बार क्लासेस को देखो, इतनी बार सुनो कि आपके दिमाग में वो चीज स्टोर हो जाए। कोई भी निमोनिक बनाओ, एक 617 है, कैसे निमोनिक बनाओगे मैं बताता हूँ। इंसान की रिटायरमेंट कब होती है? 60 साल पे होती है ना। आप मान के चलो 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया? 61 हो गए, 61 हो गए, 61। नाबालिग कब होते हैं? 18 साल के नीचे। 18 जब मैंने 1 साल इधर बढ़ा दिया तो 18 साल में 1 साल कम कर दो, 17। इस तरीके से 617, मतलब कोई ना कोई निमोनिक बना लिया करो। मैंने भी देखो ऑन द स्पॉट निमोनिक बनाया। 289 का निमोनिक बनाना चाहते हो तो कोई भी यार ऐसा निमोनिक बनाओ, जैसे 28 मान लो मेरा बर्थ डेट है या किसी फ्रेंड का बर्थ डेट है, फिर उसकी 9 सितंबर मंथ आता है, तो इस तरीके से कुछ निमोनिक बना लो जिससे वो फिगर्स याद हो जाए, ठीक है। अगर आप फिगर्स लिख कर आते हो ना तो आपकी प्रेजेंटेशन 4 साल लग जाएगी। वैसे एग्जाम में कभी नहीं बोला जाएगा आप फिगर्स लिखो, बट अगर आप लिख कर आ जाओगे ना, वही बात है ना, गधे और घोड़े में डिफरेंस नजर आ जाएगा। टेक्निकल की बात करते हैं, 617 पॉलिटेक्निक सेंटर्स है हमारे इंडिया में। मेडिकल डिपार्टमेंट 289 मेडिकल कॉलेज है, एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल, ये सारे क्या है इसके पार्ट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाता है रूरल एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का काम नहीं है, बट स्टिल उनकी यूनिवर्सिटीज अर्बन एरियाज में भी होती है। जैसे हमारे दिल्ली में करोल बाग का एरिया है, वहां पर हमारा रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का। तो ऐसा नहीं शहरों में नहीं होते हैं शहरों में भी। तो ये था हमारा टेक्निकल, एग्रीकल्चर और टेक्निकल। इसके बाद आते हैं रूरल एजुकेशन। अब रूरल एजुकेशन में ना खास तौर पे बढ़ावा दिया जाता है वुमेन एजुकेशन को, क्योंकि देखो रूरल एरियाज में ना जेंडर बाइसनेस बहुत पाई जाती है। लड़का लड़की, आप जानते हो ना कि हम लड़कियों को सिर्फ 12वीं तक पढ़ा देंगे, और भाई साहब कुछ लोग तो 12वीं भी नहीं पढ़ाते, 5वीं तक पढ़ा दिया, पढ़ाया ही नहीं, कह दिया भैया इसकी शादी करके दूसरे घर में जाने, चौका चूल्हा ही तो करना है। देखो जज नहीं करोगे मुझे, मैं पहले क्लियर कर दूं, बिकॉज मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, बट जो मैं देखता हूं, जो गांव में देखा, वो मैं आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूं कि हाँ ऐसा रियलिटी के अंदर पाया जाता है। तो वही चीज है कि गांव के अंदर आज भी जेंडर बाइस है, गांव के शहरों में भी पाया जाता है, बट ये है कि शहरों में थोड़ा इज्जत के चलते दबा दी जाती है, गांव में खुल्लम खुल्ला चलती है, बस ये फर्क है। तो वही है रूरल एजुकेशन। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल, याद कर लो NRHEC, फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है MCQ के अंदर, ठीक है। बट टेंशन नहीं लेना, आप लोगों के लिए 10 तारीख को सरप्राइज जो है ना, उस सरप्राइज में बेटा ऐसा मतलब धमाका मचाने वाला हो ना कि अगर इकोनॉमिक्स में 95 से कम आए, पहले मैं 90 बोलता था, अब मैं 95 बोलता हूं, क्योंकि अब मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ रही हैं आपका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। 95 से नीचे आ जाए ना दोस्तों, नाम बदल देना, चैनल उसी दिन अनसब्सक्राइब कर देना, और बाकी सभी दोस्तों को बोल देना अनसब्सक्राइब कर दे चैनल, अगर 95 से नीचे आए तो। बट ऐसा मत करना कि अब मेरे अकॉर्डिंग ना पढ़ के अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, फिर 90 से नीचे लाओ फिर कर दो, ऐसा नहीं हो, ठीक है। आओ, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज बीन सेट अप फॉर दिस पर्पस। रूरल एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने इस काउंसिल का क्या किया, गठन किया, और इसमें 14 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। कितने आते हैं? 14 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ठीक है। आओ, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। देखो जब एक बंदा टीनेजर वाली स्टेज पर होता है, जैसे आप लोग 16-17 साल की उम्र के हो, तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि एजुकेशन कौन सी बड़ी चीज़ है, हमें तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन में नहीं पढ़ाया जाता, जब उनकी खुद की शादियां हो जाती है उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है काश हम स्टार्टिंग में पढ़ लेते तो हमारी हालत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कई ऐसे एडल्ट मेंबर हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम में पढ़ाई नहीं कर पाई, मतलब अपनी जवानी के टाइम में, अपनी टीनेजर के टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाई, बट अब वो पढ़ाई करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए उनके लिए अलग से काउंसिल बनाई। ध्यान दो, नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज सेटअप इन 1988। यही जो है ना नेशनल लिटरेसी मिशन को सेटअप किया गया 1988 में, और इस मिशन के थ्रू
गांव गांव में, शहर शहर में जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, एज मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट अ नंबर, याद रखना, एज मैटर नहीं करती, पढ़ना चाहते हो इस मिशन के थ्रू आपकी एज को साइड करके आपको पढ़ाया जाएगा। वरना आज की डेट में एज के हिसाब से पढ़ाइयाँ होती हैं कि अगर आपकी इतनी एज है तो आपको फर्स्ट क्लास में डालना ही पड़ेगा, भले आपको कुछ ना आता हो, देखते होगे ना आप लोग भी तो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फिर आपका टोटल लिटरेसी कैंपेन, इस कैंपेन के थ्रू हम चाहते थे हर बंदा पढ़ा लिखा बंदर हो, खैर पढ़ा लिखा बंदा हो, ठीक है, सॉरी बंदर हो निकल गया मुझसे, तो पढ़ा लिखा बंदा हो, ये चाहते हैं कौन, टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है। क्या है एनएलएम, अच्छा एनएलएम मतलब नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, एनएलएम का मतलब नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च टू रेंडर्ड एवरीबॉडी लिटरेट इन द कंट्री। इस वाले मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन के अनुसार ये चाहती थी कि इस मिशन के थ्रू पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हों, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना हो। दिस प्रोग्राम हैज नाउ बीन रिकास्ट एज संकर भारत, साक्षर भारत, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, साक्षर भारत कर दिया गया, जो वुमेन एजुकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है खास तौर पे, ठीक है। ये सारे समझ आ गए, तो ये थे आपके टोटल 9 पॉइंट्स, क्लियर है सारी चीजें, ओके। दोस्तों क्लास को आगे भी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, वो ये कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, मैं आपको रिप्लाई नहीं देता ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी बहुत सारे तो मुझे हैप्पी बर्थडे विशेस आए हुए हैं जिनको मैंने अभी देखा ही नहीं है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम मेरे ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मतलब मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। सुबह से शाम कब हो जाती है, रात कब हो जाती है, मुझे खुद को नहीं पता चलता, पूरे टाइम शूट में लगे रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे अकाउंट्स की भी क्लासेस शूट हो रही हैं, 11th क्लास की, 12th क्लास की, फिर आपकी ये भी क्लासेस शूट हो रही हैं, फिर आपके लिए 10 तारीख को जो लेकर आए हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ बैकअप में करना पड़ता है, तो इस टाइम प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मैं मैसेज के रिप्लाई ना दे पाऊँ तो प्लीज़ 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 बुरा बिल्कुल नहीं मानना, बाकी ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं दूंगा, जिस दिन मैं फ्री हो जाऊंगा उस दिन बैठ के तबीयत से बात करेंगे दोनों लोग, ठीक है। आ जाओ इधर। अब बात करते हैं अपने पास चाइल्ड राइट एंड यू। अब ये क्या चीज़ है सर? दोस्तों ये वाला पार्ट मैंने इसलिए डाल दिया बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, और ये उसी में से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ हम आपको कराएंगे। देखो दोस्तों, ये ना एक सर्वे कमेटी है जिसका नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। ये जो सर्वे कमेटी है ये क्या करती है? सर्वे करने का काम करती है। इसने जब सर्वे किया इंडिया में तो ये पाया कि इंडिया के अंदर ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। सर पढ़ नहीं पा रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि जब वो एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो पता चलता है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं बना है, घर में डिलीवरी के चलते हो सकता है उनका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ ना हो, और अगर नहीं है तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है वो कहीं फुटपाथ पे रहते हैं, उनका कोई ऐसा ठिकाना ना हो जिसके चलते उनका एडमिशन नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात कि उनके खुद के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो एडमिशन के लिए जाएँ, वो जैसे खुद है वैसे अपने बच्चों को भी बनाते हैं। तो इस सर्वे में ये पाया गया कि इतने सब प्रोग्राम बनाने का क्या फ़ायदा जब इंसान को एडमिशन कराने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनो ध्यान से। मैंने कहा इतने सारे प्रोग्राम बनाने का क्या फायदा जिस प्रोग्राम के लिए इंसान को पढ़ाई करने के लिए अपने बैकग्राउंड के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े तब उसका एडमिशन होगा। तो ऐसे में इस सर्वे कमेटी ने गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन बैठलवाई। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि भाई अब ऐसा है कि एजुकेशन के लिए ना डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है बट उतने नहीं कि आपका एडमिशन रोक दिया जाए। बट रियलिटी में आज भी आप किसी भी स्कूल में जाओगे ना तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के आज भी एडमिशन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ना किताबों में ही है, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेने जाओगे ना फिर वो इसी बात की आपसे रिश्वत चार्ज करेंगे, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल वाले। गवर्नमेंट वाले तो छूटते के साथ ही फेंक देते हैं पेपर कि नहीं भाई ये डॉक्यूमेंट पूरे लाओ वरना निकलो यहाँ से। प्राइवेट के अंदर क्या होगा, वो चीज़ दबानी है तो भैया निकाल लो डोनेशन के पैसे। समझ रहे हो, ये सिस्टम चल रहा है हमारे इंडिया में। तो सोचो एजुकेशन कितना बढ़िया चल रहा होगा। सुन के भी बहुत खराब लगता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। आओ देखो क्या लिखा है, चाइल्ड राइट एंड यू। एक सर्वे कमेटी है, दे फाइंड दैट द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी रिफ्यूज्ड एडमिशन टू स्कूल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इस सर्वे में देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट्स बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट नहीं पढ़ पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि बहुत गलत चीज़ है। लेकिन दोस्तों इतना पढ़ने के बाद भी, ये पॉइंट्स आपने 9 पढ़े, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर की कई सारी खामियां हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ। चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स।
पढ़े लिखों की संख्या कम है और अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा है। तो अनपढ़ लोग अपनी मेंटालिटी के हिसाब से चीज़ें चलाना चाहते हैं जो होती नहीं है और ख़राब बनती चली जाती है। किसी के पेरेंट्स खुद के अनपढ़ है, वो क्या समझेंगे पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, समझ लो। ऐसे बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन गाँव की जहाँ पर दारू पीकर लोग आते हैं, तो वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मम्मी को मारते हैं, फिर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे वही अनपढ़ की तरह है, उन्होंने कहा घूम रहे इधर उधर नंगे धरंगे, यही तो होता है। देखो शब्द बड़े कठोर है मेरे, नो डाउट, बट जो सच है वो सच है, ठीक है। बाकी मेरी इस बात को लेकर अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट करना चाहते हो तो कर लो यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। नेगेटिव कमेंट करो, इसका मतलब है कि आप लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। जो रियलिटी है मैं तो वही आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल एजुकेशन तो हो रही है लेकिन जिस रेट से होनी चाहिए, जिस पॉपुलेशन को देखकर होनी चाहिए वो नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है। नंबर 3 जेंडर बाइजनेस, अभी बताए इनइक्वालिटी जेंडर को लेकर, सेक्स को लेकर कि ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल को पढ़ाएंगे फीमेल को नहीं पढ़े। भैया यहाँ तो इंडिया में मेल भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, फीमेल को तो लोग कैसे इग्नोर मार रहे हैं। लेकिन आज के में फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा आ गया है। फीमेल की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आयशा पांचाल की। मतलब पता नहीं इनकी बात करते हुए मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी डेडिकेटेड होकर। यार मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ना बिल्कुल कहते हैं ना दिल पे बैठ जाते हैं कि भैया ये इतने अच्छे हैं। आयशा पांचाल हो गए, शिवानी हो गए, आयुष हो गए, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं भैया इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतना दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है इन्होंने ना इस जेंडर बाइसनेस को ये खत्म कर देंगे तुरंत ही। ये जो कहते हैं ना लड़की लड़की करके, यही कुछ आगे करके दिखाएंगी। चलो आओ इधर। तो जेंडर बाइसनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा कम पाया जाता है, पहले ये बहुत ज्यादा पाया जाता था। लो रूरल एक्सेस लेवल, ये जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं शहरों में तो बहुत अच्छे चल जाते हैं, शहरों में अच्छे नहीं चलते बट चल जाते हैं, गांव तक तो पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाते हैं। गांव में कौन देखने वाला है यार। यहाँ तो उन्होंने कहा रेड लाइट क्रॉस की दिल्ली के अंदर तो तुरंत चालान की स्लिप आ जाएगी। कोई मामा लोग चाचा लोग नहीं भी खड़े, मतलब पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कैमरे से आपका कैप्चर कर लिया, तुरंत बिल चालान घर पे बन के आ गया। गाँव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। शहरों में ये है, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? गांव के अंदर भैया कोई पढ़ाई लिखाई का कोई सिस्टम नहीं है। ये जो रूल्स है ना ये सिर्फ लॉ की किताबों में रखे रहते हैं, लॉ लीगल एविडेंस के रूप में, बाकी इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। गांव के अंदर होता है उतना नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे गांव के अंदर आज भी एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन, इसने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि एक इंसान ना देखो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, वैसे अब तो अच्छी होने लगी, पहले नहीं होती थी, तो वहां पढ़ाना नहीं चाहता, और प्राइवेट लाइक उसकी हैसियत नहीं है, समझ रहे हो। तो प्राइवेटाइजेशन ने तो बिल्कुल ही खून चूस रखा है। मतलब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनका आखिरी खून की बूंद भी हम तुम्हारी चूस जाएंगे, वैसे ही प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, आखिरी पैसा भी ढेला रखा हुआ तुम्हारी जेब में मिल गया तो हम खींच लें किसी ना किसी तरीके से। अरे भाई मैं अपनी बात बताता हूँ यार, जब मैं खुद ही स्कूल में था वहाँ पे कहा गया कि भैया तुमसे 6,000 रुपये चार्ज करेंगे महीने के। पूछा गया क्यों चार्ज करोगे? लड़के को घुड़सवारी सिखाएंगे। अबे घोड़ी पे बैठना ही है, पता है मुझे आगे बैठना है, तुम घुड़सवारी सिखा रहे हो और सिखा भी रहे हो तो 6,000 एक स्टूडेंट पे। ऐसा कौन सा घोड़ा है भैया जिसपे तुम बैठा रहे हो मुझे 6,000 रुपये लेने वाले? मतलब स्कूल वालों को पता चल जाए कि हाँ कुछ ऐसा स्कीम कर सकते हैं। उन्होंने स्विमिंग सिखा रहे, स्विमिंग क्लासेस के 5,000 रुपये। अब कोई बात नहीं, मैं डूब के मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी क्लास नहीं लूंगा। 5,000 रुपये महीना, मतलब साल के कितने हुए? 60,000 रुपये। अब साल भर सीखता रहूंगा क्या? अब उनके नियम के अनुसार पूरे साल सीखना पड़ेगा। अबे चलो 1 महीने की बात हो, 2 महीने की बात हो, पूरे साल सीखो। और बच्चा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ेगा तो मतलब पूरे यही, पहले वो समुद्र में डुबकियां लगाएगा, बाद में किताबों की डुबकियों में डुबा दिए जाएंगे। तो मतलब बहुत सारे अनफेयर एडवांटेज उठाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू, जिसके चलते जो एजुकेशन वो बिक गया पूरी तरह। फिर है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जिस हिसाब की पॉपुलेशन है उस हिसाब का गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट नहीं बना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इंडिया में एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया जाता। आप सुनोगे फिगर ये होती है 10,000 करोड़, 16,000 करोड़, बेटा बहुत बड़ी फिगर है। लेकिन जानते हो जैसी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये फिगर बहुत छोटी है। जैसी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये फिगर बहुत छोटी है, और यही चीज़ हमारी थोड़ा सा पीछे कर देती है हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में। तो आपने ये देखा कि ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। नाउ द पॉइंट इज कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, क्या ये फाइनल कंक्लूजन निकला वो जानो। कंक्लूजन ये निकला, इंडिया हैज फेल्ड टू रीच द मासेस एंड ऑल्सो फेल्ड टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ लिटरेसी, इलिटरेसी ब्रीडिंग पॉवर्टी एंड पॉवर्टी ब्रीडिंग लिटरेसी। क्या मतलब है? पूरी लाइन बहुत ही कंसाइज तरीके से लिखी गई है। लाइन में ये बोलती है कि गरीबी अनपढ़ता को जन्म देती है और अनपढ़ता गरीबी को जन्म देता है।
एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गरीबी को जन्म दे रहा है, और गरीबी अनपढ़ता को जन्म दे रही है, जिसके चलते ये पूरा एक ट्रैप बन चुका है जिसमें इंसान घूमता ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है पढ़ाई पे फोकस करना, और तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ बेटा पढ़ लो, तुम लोग अपनी लाइफ को ना टर्निंग पॉइंट पर ले आओगे एक टाइम पे जाके, ठीक है। अभी तो तुम्हें मैंने अपने बारे में बताया नहीं कि मेरे लिए आप समझ रहे हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। दोस्तों अगर मैं अपने एकेडमिक बताऊँगा ना 10th क्लास तक के, तो तुम कहोगे सर आप बन कैसे गए टीचर, तुम खुद कहोगे ये चीज़। लेकिन जिस दिन दिमाग घूम जाता है ना, उस दिन सारी चीज़ें घूम जाती है। और मैं चाहता हूँ यही लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप लोगों के साथ भी आए, कि आप लोग भी कहो कि हाँ भाई अब हम ना वो दिन बदल देंगे अपने घर के, समझ लो, अपनी पढ़ाई को करके। यही चीज़ आप लोगों को करनी है। ये देखो, चैप्टर को चैप्टर की तरीके से पढ़ोगे तो बेकार है। चैप्टर को ऐसे पढ़ो कि यस ये हम रियल लाइफ में इस तरीके से करेंगे और हमें भी इससे कुछ सीखना है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया 6 नंबर का क्वेश्चन आना इसलिए, ये पढ़ो, ये सोच के पढ़ो 6 नंबर भी मिलेंगे और साथ में मैं भी कुछ सीखूंगा और यही चीज़ें मैं अपने ऊपर भी अमल करूंगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे क्लास नोट्स की PDF फाइल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं सबके लिंक, आराम से डाउनलोड करो, बात खत्म करो। वैसे कोशिश करो सारे के सारे खुद नोट डाउन कर लिया करो, बट इनकेस ना कर पाओ तो PDF फाइल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। तो दोस्तों जिस तरीके से हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से हम अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती है। आप चाहें तो वहां पर एक बार विजिट करके स्टोर के ऑप्शन में जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए पीस आउट।